नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ बनारस में। मुझे शायद ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है कि ये प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर ही मेरे साथ हैं बीजेपी की एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जो कि प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं, जिनका नाम है निर्मला सिंह पटेल। ये पटेल समाज से हैं और इन्होंने अब तक में क्या क्या कहा जा सकता है कि कितनी मुसीबतें झेली हैं, क्योंकि एक महिला होकर ऊपर मिर्जापुर गांव से होकर यहाँ तक आना और जो भी सामाजिक उन्हें परेशानियां आई है उन सब के बारे में आइए जानते हैं। बहुत बहुत नमस्कार मैम आपका। नमस्कार मैम, ये पहले तो बताइएगा कि आप जनता को कोई बताना चाहेंगे कि कैसे आप राजनीति में कैसे कदम रखी हैं, एक टीचर भी रही हैं आप। मैं तो सबसे पहले पूरी जनता को और आप सबको नमस्कार करती हूँ। देखिए, मेरा शुरू से बचपन से ही ये सपना एक था कि मैं समाज सेवा करूं और जनता के बीच में जाऊं, गरीबों की सेवा करूं। बचपन से ये मेरा शौक था और मेरा मायका और ससुराल दोनों इस पक्ष में था, मेरा सहयोग किया, सपोर्ट किया। मैं लगभग 89 जुलाई 89 में, चूंकि मैं संघ परिवार की बेसिकली चुनार मिर्जापुर की बेटी रही हूँ, तो संघ का और जनसंघ का काम करते हुए मैंने नजदीक से देखा था अपने भाइयों को, बड़े भाइयों को। फिर जब मैंने यहाँ बीजेपी को ज्वाइन किया, चूंकि जनसंघ ही फिर आगे चल करके 80 में बन गया भारतीय जनता पार्टी जी, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी का विचार बड़ा अच्छा लगता था। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक संस्कार मिलता है, चूंकि संघ के माध्यम से संघ और ये भारतीय जनता पार्टी दोनों एक है, अलग नहीं है। तो दोनों का विचार और संस्कार एक है। क्योंकि मैं टीचर रही हूँ, 20 साल का टीचिंग अनुभव रहा, लेकिन मैंने बीच में ही 78 में मैंने विद्यालय ज्वाइन किया था जी। फिर उसके बाद मैंने 89 जुलाई में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। मेरा ये शौक था कि जैसे इधर बड़ा पिछड़ा एरिया था, ये हमारे बगल में सुंदरपुर है, नेवादा है, आदित्य नगर है, करौदी है, से बड़ा पिछड़ा एरिया, अति पिछड़ा। तो मैं सोचती थी कि आखिर ये विधायक लोग काम नहीं होता तो इतना, अरे होता तो अच्छा रहता है, पीछे इतना क्यों है। संजोग से 95 में यहाँ चुनाव आ गया, मैं 89 में कार्यकर्ता थी। उसके बाद मैं 93 में संगठन के उपाध्यक्ष बन गई, मेन बॉडी बीजेपी के मंडल में। फिर संयोग अच्छा रहा, 95 में पार्षद का मैं चुनाव लड़ी और जनता के सौजन्य से, सहयोग से, आप बड़ों के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीत गई। अच्छा काम करने का मौका मिला। मैं आप लोगों को बताते हुए हर्ष मुझे होता है कि बगल वाले ये सुंदरपुर से चुनाव लड़ी थी, मेरा घर गृह माने जहाँ घर है ये वार्ड नेवादा में पड़ता। अच्छा हाँ। और जिस विद्यालय में मैं प्रिंसिपल थी, इंटरमीडिएट स्कूल है वो, वहाँ वो पड़ता है सरायनंदन। तीनों अति पिछड़ा वार्ड, तीनों अति पिछड़ा। लेकिन मुझे जो भी अब कह लीजिए आप लोग, या बड़ों का सहयोग, अधिकारियों का सहयोग, क्योंकि उस समय मेयर हमारी माननीय स्वर्गीय सरोज सिंह भाभी जी थी, बहुत ही मृदुल स्वभाव की थी, बहुत ही अच्छी थी महिला, और जितना आप लोग सपोर्ट मांगते थे वो खुले माने दिल से देती थी। और चूंकि माननीय ओम प्रकाश सिंह भाई साहब हमारे मिर्जापुर के चुनार विधानसभा के विधायक थे, मंत्री भी थे, कैबिनेट, उनका भी बड़ा बड़े होने के कारण सहयोग मिलता था। और अधिकारी मेरे कार्य करने की शैली को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ करते थे। वो पूछ करके कहते थे कि मैम आप कुछ बताती नहीं कि कौन सा कार्य आपके यहाँ कराना है। एक हुआ करते थे उस समय हमारे यहाँ अपर नगर अधीक्षक आयुक्त डॉक्टर आर विक्रम सिंह, वो इतना मेरा सहयोग करते थे और इसी कारण मैंने तीनों वार्ड को कवर किया। माने यहाँ मेरा घर था, ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं, तभी 1.5 फीट का पगडंडी हुआ करता था, लोग साइकिल से आते थे, पैदल आते थे, साइकिल से बस। आज देखिए कार आती है, मेरे घर में ट्रैक्टर भी अपनी खड़ी होती कभी कभी, अभी तो अब जगह हो गया। तो ये एक, जब कोई भी महिला हो या पुरुष ये ठान लेता है कि मुझे काम करना है देश के लिए, क्षेत्र के लिए, मोहल्ले के लिए, गांव के लिए, तो वो कर पाता, करके दिखाता है। जुनून होना चाहिए, कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। कार्य करने की जब दृढ़ इच्छा संकल्पित होता है ना अपना दिल, तो आप कर लेते हो। काफी सारे चुनाव में भी आप गए हैं और लोगों को सपोर्ट किया है, तो वो उस टाइम का जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा, अनुभव आपका?
चुनाव में तो हम लोग कभी देखते ही नहीं कि कब रात होता है कब दिन। माने सुबह 6 बजे घर बाहर निकलो, जनता के बीच में जाओ, जहाँ कार्यक्रम लगता है वहां जाओ, और चुनाव के दिन आप विश्वास नहीं करेंगे, आज भी मैं बच्चे चौकी जहाँ लगानी रहती है सबसे पहले मैं ही पहुंचती हूँ मतदेय स्थल पे। 6 बजे मैं पहुंच जाती हूँ। जब तक मत पेटिका या हमारी मशीनें सील होकर के बसों में लद करके चली नहीं जाती तब तक मैं घर वापस नहीं आती। ये जुनून है मेरा। मैं सभी मातृशक्तियों से कहना चाहती हूँ कि मेरे श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो खूबसूरत एक बिल लाए हैं 33% आरक्षण का महिलाओं का, वो बिल पास भी हो गया है। बिल नहीं भी पास होता तो महिलाएं हमारी आज नभ जल थल तीनों जगह काम कर रही हैं। और वो आपको देखकर लग भी रहा है कि जल थल सब जगह कर रही हैं। नहीं, हम तो आप सब बच्चियों से इम्प्रेस्ड हो रहे हैं कि हमारे यहाँ चाहे वो जहाज चलाना हो, ट्रेन रेलगाड़ी चलाना हो, बस चलाना हो, अभी आप ये ककरमत्ता से DLW से होते हुए कैंट चले जाइए, 10-12 महिलाएं हमारे ऑटो चला रही हैं। इतना सुंदर लगता है कि स्वावलंबी माने महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होना, माने जो लड़कियां आज आप जैसे लड़कियां पायलट बनके चला रही हैं हवाई जहाज, रेल ट्रेन चला रही हैं, लेकिन उन बहनों ने वहां तक नहीं पहुंच पाया तो वो आज वो ऑटो चला रही हैं। वो रोज अपने परिवार के लिए 100, 200, 400 कमा के ला रही हैं, अपने परिवार को चला रही हैं। इससे बड़ा खुशी क्या चाहिए। आज हमारे देश में इतनी सुरक्षा है, महिलाओं का माने सेफ्टी के लिए पहले महिलाएं घर से बाहर 9 बजे अकेले नहीं लड़कियां निकलती थी। हम लोग भी हॉस्टल BHO हॉस्टल में रहते थे, लंका तक आते थे, उससे ज्यादा दूर नहीं जाते थे, यहीं से शॉपिंग करके हॉस्टल चले जाते थे। आज 12-12 बजे 1-1 बजे लड़कियां हाट में देखने को मिलती हैं। हाँ। अब मैं खुद आपको बता दूं, अभी मैं चंदौली 2022 में चंदौली की मैं चुनाव प्रभारी रही, वहां से मैं 2-2 बजे रात तक खाली ड्राइवर के साथ घर आई हूँ। 2-2 बजे रात तक एकदम से, क्योंकि एक टाइम था कि चंदौली वगैरह जब जाते थे हाँ, तो शाम होने से पहले वापस आ जाते मैं थे। एक छोटी सी घटना बताती हूँ। मेरा 4 जनवरी 22 में विजिट लगा था देवरिया, राज्य बाल प्रोटोकॉल से मैं गई थी। 2 दिन का हम लोगों का विजिट लगता था। वहां से मैं निकली शाम को मीटिंग करके, सर्किट हाउस से निकली मैं देवरिया से। मुझे घर आते आते 1 बजा। अब मैं और ड्राइवर गनर भी उस दिन मेरे साथ नहीं था, और हम दोनों 1 बजे रात को घर आए, बिल्कुल सेफ। तो ये है मोदी युग। तो आज हमारी बहनें तो बेटियां तो बहुत सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो मोदी जी को तो आपने काफी करीब से देखा है और कुछ बातें भी आपकी हुई थी, उसके बारे में जरा जनता को बताइएगा। मोदी जी को तो मैं ये मानती हूँ कि मोदी जी कोई साधारण इंसान नहीं है। ये एक बहुत ही इस युग में, इस समय में वो एक युग पुरुष है। वो बिल्कुल साधारण उनका भोजन होता है, उबला हुआ भोजन करते हैं, 9 दिन का व्रत करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। बिल्कुल जो हम लोग आज सोचते हैं कोई बात देश के लिए कि ये हमारे देश में लागू होना चाहिए या बिल इस पे काम हमारी पार्टी को करना चाहिए, वो मोदी जी 6 महीना पहले से उस पर विचार करके उसको एकदम कंप्यूटर अपने दिमाग में बैठा के रहते हैं, और वो आपके कहने से पहले वो लागू भी हो जाता, सदन पटल पे रख दिया जाता और पूर्ण बहुमत की सरकार तो पास भी हो जाता। पास होने में कोई दिक्कत नहीं होता। अब जैसे 370 धारा को ले लीजिए, कभी कोई सोचा था कि कश्मीर से 370 धारा हटेगा? लेकिन हटा। यही लोग कहते थे विपक्षी खून की नदियां बहेगी, एक बूंद कहीं खून गिरा पूरे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं गिरा, पूरे देश में नहीं गिरा। 500 सालों का ये यदि दृढ़ इच्छा शक्ति, हमारा उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, हमारे महाराज जी भी कम नहीं है। जी। वो भी बहुत ही पावरफुल है, और वो 24 साल की उम्र में पहली बार लोकसभा में सांसद चुन के गए थे। और आज उनको देखिए भाई, इन लोग संत पुरुष है ना, इन लोगों को मरने जीने का कोई वो नहीं है कि हम मर जाएंगे या मार दिए जाएंगे, कोई मतलब नहीं, मर जाएंगे ठीक, लेकिन देश के लिए ये लोग सोचते हैं। आज अदर पार्टियां, जैसे आप कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस जब से आई है 1947 में मेरा देश आजाद हुआ, 47 से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उनकी
पुत्र वधू राहुल गांधी के लिए बहुत चल रहा है कि प्रधानमंत्री बने, पप्पू उसको, उन्हीं की पार्टी नहीं चाहती प्रधानमंत्री बने, तो जनता क्या चाहेगी। अब अपनी उनकी इनकी सोनिया गांधी की बिटिया को लाए कि वो राव तो अच्छी है, अपने भाई से तो अच्छी है, समझदार है, लेकिन अब ये नहीं कि प्रधानमंत्री बना दिया जाए। इन लोगों के अंदर इस देश के लिए कोई भावना नहीं है कि मेरा देश है, इस देश के लिए कुछ अच्छे काम करे, नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उनको लग रहा था कि अरे दिखावा है मैडम, ये दिखावा है। भारत जोड़ो यात्रा क्या ये करेगा? कुछ नहीं करेगा उसको। उस अच्छा यही आप मान लीजिए, वही व्यक्ति बोलता है कि खेत से आलू की जगह सोना, माने वो आलू डालेंगे दूसरे से सोना निकलेगा। गन्ने को भी वही बोलता है कि गन्ने क्या होता है, माने बांस गन्ना में अंतर नहीं है। जिसको ये सब कोई अंतर ही नहीं है, वो किसान का हितैषी कैसे होगा, वो देश का हितैषी कैसे होगा? जब अच्छे मुद्दे पर लोकसभा चलता है, बैठकें चलती है, सदन चलता है, तब तुम भाग जाते हो लंदन, इंग्लैंड। कहाँ रहते 2-2 डेढ़ महीना, कहाँ गायब रहते हो? तो तुम देश कैसे चलाओगे भाई जी? वो बच्चे तो पर मोदी जी के पीछे पड़े रहते हैं कि वो बहुत बाहर जाते हैं घूमने और बहुत महंगी चीजें खाते हैं, बहुत महंगे उनके कपड़े हैं। देखिए, विपक्ष का काम है कुछ बोलना है, तो विपक्ष अपना भूमिका निभाता है। लेकिन मोदी जी, आप यही देख लीजिए, जब मोदी जी पहली बार 2014 में शपथ लिए थे तो नवाज शरीफ को बुलाया था न अपने यहाँ, इसलिए बुलाया था कि भाई पाकिस्तान हिंदुस्तान में रिश्ते मधुर हो जी, इसलिए नहीं बुलाया था। उनको देखने खिलाने पिलाने के लिए नहीं बुलाया था। और फिर वो अभी कल परसों उनका आ रहा था, मन की बात में भी आ रहा था, एक दिन और ऐसे भी आ रहा था उनका कि मैं एक बार अफगानिस्तान में, लाहौर में, काबुल में गए था, तो उस दिन उनका नवाज शरीफ का बर्थडे था। मैंने कहा हेलो भैया आप कहाँ हो? उन्होंने कहा कि मैं तो फला जगह हूँ, अपने बहन के यहाँ शादी में गए थे। तो उन्होंने बताया, तो कहा अरे मैं, तो पूछा आप कहाँ हो? तो कहे मैं तो लाहौर में हूँ, काबुल में। तो कहे कि तब आप जब इंडिया वापस होइएगा तो हमसे मिलते हुए जाइएगा। वो बंदा यदि नहीं चाहता कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में संबंध मधुर हो, रिश्ते अच्छे हो, हम सब मिल के रहे, क्यों जाता उनसे मिलने? प्रोटोकॉल तोड़ करके। सुषमा जी उस समय विदेश मंत्री हुआ करती थी, सुषमा जी से बात किया उन्होंने, फिर अपना पूरा मिनिस्ट्रियल बुलाया, रात में तय हुआ, और वो उनकी हेलीकॉप्टर से गए, जबकि दूसरे देश का प्रधानमंत्री उस देश के प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर से जहाज से नहीं चलता, वो खुद के अपने उससे जाता है। लेकिन उन्होंने कहा छोड़ो हटाओ, माने हमको संबंध बनाने तो हम उन्हीं के उससे जाते हैं, चले गए। वो व्यक्ति अपने जीने मरना का परवाह नहीं किया और चला गया, उनसे मिला और उनको बहुत सारे गिफ्ट भी दिए। तो आज मोदी जी को बुलाया जाता है, तब अदर कंट्री में जाते हैं। इसी मोदी जी को एक समय था जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इनका वीजा तक रद्द करा दिया कांग्रेसियों ने। लेकिन आज भगवान की मर्जी देखिए, हर देश वाले पलक फावड़े बिछाए हुए मोदी जी, माने जाना उनका होता है, वहां से प्रोटोकॉल आता है, जाना होता है, पूरे देश को खबर लग जाती है कि मोदी जी पला अमेरिका जा रहा है, यूएस जा रहा है, रसिया जा रहा है, यहाँ तक इजराइल जा रहे हैं, ईरान जा रहा है, अफगानिस्तान जा रहा है, इराक जा रहे हैं, यहाँ तक दुबई जा रहे हैं, अरब कंट्री में जा रहे हैं। तो वहां तो मुसलमान कंट्री है, अब वहां हमारे मंदिर तक बन गए, तो कैसे बना भाई, कैसे बना? आखिर वहां के लोग मोदी जी को चाहते हैं ना, तो संत पुरुष है मोदी जी, बिल्कुल संत पुरुष है। हम लोग तो जब उनको पास से देखते हैं, सामने से जब गाड़ी से आते हैं, तो उनका आभा मंडल बिल्कुल सूर्य जैसे चमकता है, इतना तेज लगता है कि कोई हमारे सामने आ गया। पर मैम, अभी जो पहलगाम में हुआ है, आतंकवादियों ने जो हमला किया है हिंदुओं पे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहलगाम में जो हाँ, जो मैडम पहलगाम में जो अभी 22 अप्रैल को जो हमला हुआ, ये बहुत ही दर्दनाक हुआ, बहुत ही निंदनीय हुआ। ये हम तो ये कहेंगे कि अभी तक आप भी पढ़ी लिखी हैं, पढ़ लिख करके यहाँ तक आई हैं, आप सबको पता होगा कि 1947 में जब हमारे देश का विभाजन हुआ, उस समय के लोगों ने पूज्य महात्मा गांधी, जिनको हम लोग पूज्य बापू जी कहते हैं, और लौह पुरुष सरदार पटेल, ये लोग सारे लोग बैठ करके देश का जब बंटवारा हुआ तो धर्म के नाम पर हुआ था उस समय, और हिंदुस्तान पाकिस्तान, उस समय ये कहा गया था, थोड़ी सी हमारे तरफ से भी चूक हुई कि ये कह दिया गया कि जिसकी इच्छा
माने जैसे एक पाकिस्तान बना दिया गया मुस्लिमों के लिए, हिंदुस्तान बना दिया गया हिंदुओं के लिए। तो वहां एक शब्द बोलना महात्मा गांधी जी का थोड़ा आज हम लोग झेल रहे हैं कि जिसकी मर्जी पाकिस्तान जाने की नहीं है वो मुसलमान भाई भारतवर्ष में रुक सकता है। तो उस समय लगभग 20 करोड़ मुसलमान रुक गए और आज ये करीब लगभग 40 के ऊपर हो गए इनकी जनसंख्या। तो जो पहलगाम में हुआ, ये पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि भारत माने हिंदुस्तान हमसे आगे बढ़ के रहे, या इनके यहाँ सुरक्षा व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, पढ़ाई शिक्षा की व्यवस्था हमसे आगे रहे। बड़ा चिढ़ता है, चिढ़ने के कारण आज उसके पास रोटी तक खाने को नहीं है। 400-400 रुपए किलो का आटा बिकता है, वो भी हिंदुस्तान भेजता है। तब अभी पानी बंद हुआ ना, देखिए पानी के बिना मरेंगे, अभी रोटी खाने के बिना मर रहे थे, अब पानी के बिना सब मरेंगे। लेकिन इसका मैं होंगे या नहीं होंगे, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और केंद्र गवर्नमेंट से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके निवेदन करती हूँ कि खून का बदला खून चाहिए। सच्ची श्रद्धांजलि हमारे जो 28 भाई मारे गए, चुन चुन करके मारे गए, और उनका यहाँ तक कि पैंट भी एक दो बंदे का उतार दिया कि तब मारे। ये बड़ा ही एक तरह से सोची समझी रणनीति थी। नहीं पाकिस्तान का आतंकवादी मेरे देश में कैसे आया। हम तो कहते हैं कि वहां की जो हमारी माननीय ये है मुख्यमंत्री महोदया, इनके सह पर जो एक दो वहां घराना है, कभी ये रहते हैं मुख्यमंत्री, कभी वो रहते हैं। हाँ अरे हाँ जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जी के बेटे वो है, और एक महिला मुफ्ती हाँ नहीं कभी वो रहती है, कभी वो रहती है, कभी ये रहते हैं। इन दोनों की मिली भगत से ये खाते भारत का है, पहनते भारत का, रहते भारत में, सुकून से सोते हैं, और राजनीति करते हैं पाकिस्तान का, सहयोग करते हैं पाकिस्तान का। कैसे कश्मीर में आकर के लोग आते हैं भाई, आतंकवादी करके चले जाते हैं। 28 हमारे हिंदुओं को मार के भाइयों को चले गए, और उन लोगों के बिना सह से वहां थोड़ी आ गए थे। पनाह कैसे, कहीं ना कहीं पनाह मिला तभी आए। और जहां राष्ट्रपति शासन अभी तक लागू था तो कुछ नहीं हुआ। जहां इनकी कांग्रेस से, इनकी उमर अब्दुल्ला साहब की मिलीभगत से वहां गवर्नमेंट बनी, वहां तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, और चुन चुन करके जो सहयोग करता है आतंकवादियों का और जो आतंकवाद फैलाता है, चुन चुन करके मार देना चाहिए एकदम। उनके घर तो जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो होना ही चाहिए, तोड़े जाना चाहिए, क्योंकि परिवार का भी तो सह रहता है उन बच्चों के लिए। वो अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं करवाते बच्चों को, अच्छी शिक्षा क्यों नहीं देते, अच्छे उस पे सर्विस क्यों नहीं कराते, अच्छे काम क्यों नहीं कराते, क्यों अपने बच्चे को 15 साल का बच्चा आतंकवादी क्यों बनता है। अभी बिहार में एक बच्चा 14 साल का उस दिन बोल रहा था, क्यों मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, क्यों जाएंगे, यहाँ हम लोग यहीं पैदा हुए तो यहीं रहेंगे, काहे जाएंगे, काहे आतंकवादियों को मारा जाएगा। जितना हिंदुओं का अधिकार उतना मेरा भी अधिकार है। 14 साल का बच्चा, तो जो मदरसे चलाए जाते हैं, हमने तो देखा ना भाई, 3 साल मैंने राज्यपाल आयोग में रही, तो मदरसे में भी गई, मदरसों में एक भी शिक्षा हिंदी, इंग्लिश, साइंस ये सब नहीं पढ़ाया जाता। सब उन्हीं का उल्टा पुल्टा उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। अब वो हम लोग समझ से परे भी है, लेकिन सब वही गलत ही भावना से प्रेरित करते हैं बच्चों को। अब देखिए बहुत रेयर इक्का दुक्का बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां पढ़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं, दिमाग उन सबों का भी बहुत तेज होता है। पढ़ाएगा तो अच्छे पोस्ट पे भी रहे। हमारे आखिर कलाम साहब इतना बड़ा वैज्ञानिक, आखिर उसी कौम में तो पैदा हुए थे, लेकिन वीर अब्दुल हमीद देश के लिए शहीद हुए तो उसी कौम से हुए थे ना। तो ऐसे लोगों को तो मैं नमन करती हूँ, पूरा देश नमन करता है, करना भी चाहिए। और मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे 1 नेशन और 1 इलेक्शन पे ये जो बात चल रही है, इस पर क्या लग रहा है आपको कि क्या ये हो पाएगा, संभव है? हाँ मैडम, ये तो बड़ा अच्छा आपने मुद्दा उठाया। 1 नेशन 1 इलेक्शन माने एक राष्ट्र एक चुनाव। ये हम तो कहते हैं कि जितना जल्दी ये लागू हो जाए, जितना जल्दी ये लागू हो जाए,
एक राष्ट्र और एक चुनाव बहुत जरूरी है देश के लिए। इससे बहुत सारे लाभ हैं। पहले आप जानती होंगी, प्रधानी का चुनाव माने जिला पंचायत का चुनाव, नगर निगम का चुनाव माने शहरों का चुनाव, फिर विधानसभा का चुनाव, विधायकों का चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव, लोकसभा दिल्ली का चुनाव होता है। माने अभी हम लोग एक एक दो दो साल में चार चार इलेक्शन में काम करते हैं। उसमें जो काम पहले मतदाता सूची बनने लगता है, वो कौन करता है? हमारे बीएलओ। बीएलओ कौन होता है? हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। तो वो जब बेचारे घूम घूम के जब मतदाता सूची बनाएंगे घर घर जा करके, तो आंगनबाड़ी का कार्यक्रम ठप रहता है। फिर इतने जिस स्टेट में चुनाव होता है, उस स्टेट में सुरक्षा की दृष्टि से बाहर के स्टेट से उतने सैन्य व्यवस्था होती है, उतने कर्मचारी आते हैं। और जो मतदान स्थल पे जो मतदान करवाते हैं, वहां अधिकारी आते हैं पोलिंग स्टेशन पे, वो सब विद्यालय के होते हैं, यूनिवर्सिटी के होते हैं। और वहां तक कि सारे विद्यालय जो अपना पढ़ा रहा हो, तो ये तो है नहीं, विद्यालय पीरियड में चुनाव होते हैं, तो विद्यालय पीरियड उतने दिन उनकी ट्रेनिंग भी चलती है। वो ट्रेनिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग लेके फिर वहाँ मतदान स्थल जाते हैं। तो उनका कितना नुकसान बच्चों की पढ़ाई होती है। और बार बार चुनाव होना, धन की कितनी, पहले मैं आपको बता दूं, मैं पहला चुनाव नगर निगम का लड़ी थी 95 में, 1995 में। उस समय मात्र 28,000 में मैंने एक वार्ड का चुनाव लड़ी थी। फिर वो 28,000 उस टाइम पे, हाँ बहुत था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत पैसा अनर्गल नहीं खर्चा किया। वो चना लिया, चाय पी के, बिस्किट खा के, शाम को समोसा वमोसा खा पी के ले गए। आज तो एक प्रधानी का चुनाव देखते बहुत महंगा है। 15 लाख 20 लाख खर्चे करते हैं। तो खर्चा वो कहाँ से करते हैं? उनको ये आभास रहता है कि मैं 15-20 लाख आज खर्चा कर दूंगा तो 5 साल में 50 लाख कमा लूंगा। तो भ्रष्टाचार के लिए भी ये बहुत जरूरी है। एक बार में चुनाव होगा, जैसे लोकसभा विधानसभा एक बार में चुनाव हो। आप विधायक भी चुनिए, एक बैलेट पेपर पर विधायक चुनिए, एक बैलेट पेपर पर आप लोकसभा सांसद चुनिए, एक ही साथ में हो गया ना। तो आपका धन की बचत हो गई, समय की बचत हो गई, आपका परिश्रम की बचत हो गई, बहुत बचत होती है। इसलिए हर चीज को बचाने के लिए सुरक्षा की कम करना पड़ेगा। अपने अपने स्टेट में ही सुरक्षा कर्मचारी लगेंगे, तो बहुत जरूरी है। 101% 1 नेशन 1 इलेक्शन ये होना चाहिए। बिल लागू। बीजेपी इसके साथ है, बिल्कुल साथ है। हमको लगता है जनता भी साथ है, विपक्षी नहीं साथ है, लेकिन आना पड़ेगा। विपक्षी तो करें, बीजेपी नहीं चाह रही है। नहीं, बीजेपी तो एकदम चाह रही है, बीजेपी तो 100% चाह रही है। विपक्षी का तो काम है नरगल बोलना। अब आप तो पहले विपक्षी नहीं बोलते थे कि भाजपा बोलते हैं कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी 500 साल पे बन गया और तारीख भी बता दिया गया। प्रभु श्री राम वहाँ विराजमान है, आज वहाँ लाखों लाख पर डे, इतनी अच्छी व्यवस्था। और विकास के कार्य में अब जैसे हमारे अखिलेश सिंह यादव पढ़े लिखे हैं, विदेश से इंजीनियरिंग करके आए हैं, उनके तो दिमाग में हमको लगता है गोबर भरा। यादव परिवार से है तो हम लोग भी गाय पाले हैं, किसान परिवार से है तो गाय भैंस तो सब देखे हैं, लेकिन गोबर भर के कभी नहीं रहे। यदि सत्य बात है, सही बात है, जो देश के लिए, समाज के लिए माने अच्छी बात है, उसको ग्रहण करना चाहिए। वो तो लैपटॉप बांटे थे, तो कै दिन चला लैपटॉप उनका? कै दिन चला लैपटॉप? 2-2.5 महीना। बच्चियां हमारी जो पाई होगी पूछिए, कै दिन चला? 2-2.5 महीना। लैपटॉप बांटने से कुछ नहीं होता। दिमाग आप फ्रेश रखो और देखो, आंख पूरा खुली रखो ना। आज बनारस में आपका ज्ञानवापी मंदिर, सबको मालूम है कि औरंगजेब ने तोड़वाया था मंदिर, सबको मालूम है। उस पर इतनी लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है? आज मंदिर बन गया। आपको जब कहा जा रहा कि आप पूरा जहां हमारा शिवलिंग है मेन, ये तो महारानी अहिल्याबाई ने ये मूर्ति स्थापित किया था ना, उसकी हम लोग पूजा करते हैं। कॉरिडोर बन गया, सेफ्टी बन गया, अच्छा। आज हजारों ये अपने दर्शनार्थी एक साथ जाते हैं, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है। माँ गंगा का भी स्नान करके सीधे आ जाते हैं। तो किसकी देन है? ये भाजपा की देन है, ये हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की देन है। मुख्यमंत्री जी का सपना था, वो पूरा किया। ऐसे अयोध्या भी हो गया, यहाँ भी हो गया। आप छोटा मिर्जापुर से है तो आप ये भी जानते होंगे कि माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर कितना बढ़िया बन गया। पहले छोटे से घुस के कैसे लोग जाते थे, आज एकदम गाड़ियां गेट पे चली जाती है, आप आराम से खड़े हुए
नहीं दिव्यांग हमारे भाई बहन उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ वॉकर भी रहता है, उस पे बैठा के लोग दर्शन कराते हैं। इतनी व्यवस्था तो सूझबूझ से जो काम मिलेगा मैडम वो करेगा अखिलेश और हम राहुल, ये दोनों बिल्कुल राजनीति करने लायक है ही नहीं कहा जाए तो। उनको भी बपौती नहीं मिली है। मुलायम सिंह यादव कुछ ठीक थे, अच्छे नेता थे, उभरे हुए थे, कुछ किए, लेकिन कभी कभी वो भी पगलाई जाते थे। एक बार रेप हुआ तो बोल दिए थे ना कि युवाओं का कभी कभी गलतियां हो जाती है युवाओं से, वो भी गलत नहीं, ऐसा संस्कार ही नहीं देना चाहिए। बच्चों के मन में ये बात डालनी ही नहीं है। नहीं बिल्कुल, ये नेगेटिव बातें कभी नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, हमेशा अच्छा है। और बात कहता है मैम कि जो बीजेपी है वो सिर्फ मंदिरों पे ध्यान दे रही है, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है। वो रोजगार हो या फिर कुछ शिक्षा के क्षेत्र में उस पे ध्यान नहीं दे रही, खाली मंदिरें बनवा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? मैडम देखिए, हम लोग सनातन धर्म से हैं, हमारे जितने मुगल काल में जितने मंदिरें तोड़े गए तो उस मंदिर का तो कष्ट अगली पीढ़ी को होगा ही ना। तो जो हमारे 1947 ये तो और 60-70 साल पहले हो जाना चाहिए था, नहीं उन लोगों ने किया, क्योंकि वो न हिंदू है न मुसलमान है, न सिख है न ईसाई है, वो इंसान जरूर पैदा हुए हैं गांधी परिवार, लेकिन तो वो कौन सी बिरादरी है वो न आप बता पाएंगे, न खुद बता पाएंगे, न हम बता पाएंगे। तो भाजपा केवल मंदिर पर ही ध्यान नहीं दे रही है। आप कभी सपने में सोचा था कि ये विश्व सुंदरी रोड जो बनी है माननीय अटल जी की देन है, और ये जो जितने रिंग रोड आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, कभी सोचा था कि ये ककरमत्ता में फ्लाईओवर बनेगा? ये मड़ुआडी में जब 78 में विद्यालय ज्वाइन की थी, एक कमरे का मड़ुआडी स्टेशन हुआ करता था, और आज कितना सुंदर स्टेशन बना। कोई विकास नहीं हुआ। आज कैंट स्टेशन देख लीजिए, 9 वो पटरी का था, 11 पटरियां वहां लग गई, इतने बड़े बड़े वहां साधन सुविधा दे दिया। एक इधर की शहर से जो जनता ट्रेन पकड़ने इधर 9-10 नंबर पे जाए, प्लेटफॉर्म नंबर पे, वो बाहर उसके लिए फ्लाईओवर दिया। इतना व्यवस्था, इससे पहले आप पूरे ऑल इंडिया का भ्रमण करिए ना। इतना जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, वो कहेंगे कि पूर्वांचल आगरा एक्सप्रेस वे कहेंगे कि हमने बनवाया, मुलायम सिंह का सुपुत्र जी यही बोलेंगे। लेकिन देखिए, सोच उनकी थी जरूर, लेकिन गवर्नमेंट हमारी आई, बना तो हमारे उसमें, दूसरे तो भाजपा को जाएगा ना। गाजीपुर में जिला हमारे बगल का जिला है, मैं 2019 में जाती थी, 1.5-2 घंटे में मैं गाजीपुर 2.5 घंटे में पहुंचती थी बाई रोड, और आज मैं 1 घंटे 45 मिनट में मैं गाजीपुर पहुंचती थी, मात्र 45 मिनट। हम लोग 6 घंटे में लखनऊ जाते थे, आज हम लोग 4 घंटे में। हमारी मीटिंग जिस दिन त्रैमासिक बैठकें हुआ करती थी, हमारे चेयरपर्सन लेते थे लखनऊ में, मैं 6 बजे निकलती थी घर से, 11:15 तक कार्यालय में उतर जाती थी, मीटिंग अटेंड 11 बजे की कर लेती थी। और ये लोग नहीं सोचता, नहीं दिखता, ये रुद्राक्ष कन्वेंशन, हम लोग जब सभासद थे तो एक हाल था, प्रेक्षागृह कहा जाता था, उसकी सारी कुर्सियां टूटी फूटी थी, बैठो तो नीचे से पैंट किसी का फट जाता, साड़ियां फट जाती थी। आज जितना बढ़िया हुआ, रुद्राक्ष कन्वेंशन बन गया कि बाहर से लोग देखने आते हैं। सारनाथ में देख लीजिए, इतना बढ़िया विकास हुआ। कबीर चौरा हॉस्पिटल देख लीजिए, आज आपका माने 84 घाट, हमारे तो बनारस घाटों का ही शहर माना जाता है ना, घाट और गली और सांड माने बछड़ा जानती होंगी, इसका बनारस शहर माना जाता है। आज उसे देखने आज देखने नमामि गंगे, अरे नमामि जो वहाँ वाला घाट है, देखने लोग आते हैं। अभी रामनगर का नया घाट बना, सामने घाट का नया घाट बना, गढ़वा घाट का नया घाट बना, अभी एक घाट और पास हुआ वहाँ, जहाँ से जेटी शुरू हुआ है, जहाँ से जल मार्ग से माल वहाँ है, वहाँ भी घाट पैसा आ चुका है मैडम। हमारे प्रधानमंत्री जी जितनी बार आते हैं यहाँ 1-2-100 करोड़ देके नहीं जाते, यहाँ हजारों करोड़। इस बार 3800 करोड़ देके गए हैं यहाँ के विकास के लिए। बनारस के कभी आप बनारस के जो होंगे, कभी सोचा ना होगा कि रोपवे ये यहाँ